जय हिंद फ्रेंड्स। हमारे यूट्यूब चैनल एमबी स्टडी क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। इतिहास की श्रृंखला में आज हमारी क्लास का टॉपिक है मौर्य प्रशासन। पिछली क्लासों में हम लोगों ने मौर्य राजवंश के अंतर्गत जो शासक थे जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक और अशोक के अभिलेख, पुरातात्विक स्रोत, साहित्य स्रोत, इन सब पे हमारी क्लासेस हो चुकी हैं। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे मौर्य प्रशासन कि मौर्य राजवंश का जो प्रशासन था, शासन था, वो कैसे था, किस माध्यम से चलता था। जैसे इतिहास कभी व्यर्थ नहीं जाता है। इतिहास हमें बहुत कुछ सिखाता है और इतिहास से हम कुछ सीखते नहीं हैं। बस कि आज अगर प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो हमारी गवर्नमेंट मौर्य प्रशासन से बहुत सारी चीज़ें सीधे सीधे उठाई है, अप्रत्यक्ष रूप से और प्रत्यक्ष रूप से कह सकते हैं, सीधे सीधे मौर्य प्रशासन से ही उठाई है। तो आज जो हमें देखने को मिल रहा है वो कहीं ना कहीं वो इतिहास से ही धीरे 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 सुधार रूप में ही प्रयोग करते हुए आज के रूप में हम लोग उस हर एक चीज़ को यूज करते हैं। वो हर चीज़ का एक इतिहास होता है। वैसे ही प्रशासन के माध्यम से हम देखेंगे कि मौर्य प्रशासन कैसा था, क्या था। और मौर्य राजवंश जो था भारत का ये प्रथम राजवंश था। जो साम्राज्यवादी विस्तार नीति के अंतर्गत हम लोग देखे थे तो भारत का प्रथम साम्राज्य निर्माता जो माना जाता है वो चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। तो इतना बड़ा अखंड भारत का निर्माण जो होता है वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय पे होता है। तो उतने टाइम पे प्रशासन कैसे चलाता था चंद्रगुप्त मौर्य। इतनी बड़ी अखंड भारत हमारा इतने टाइम पर का केवल खंडित भारत है, तब प्रशासन में इतनी कठिनाई होती है। तब अखंड भारत था, अखंड भारत में पूरा पाकिस्तान हो जाता, अफगानिस्तान हो जाता, ईरान हो जाता, सीरिया हो जाता, बांग्लादेश हो जाता है। अखंड भारत के ये हिस्से हैं। तो तब का प्रशासन चंद्रगुप्त मौर्य के समय पे, अशोक के टाइम पे, बिंदुसार के टाइम पे कैसा था, तो ये सब चीजें देखेंगे आज के क्लास में कि मौर्य प्रशासन कैसा था। आज की क्लास का टॉपिक है कि मौर्य प्रशासन कैसा था। अगर समय पीरियड की बात करें कि मौर्य प्रशासन का जो समय पीरियड माना जाता है वो 322 बीसी से लेके 185 बीसी माना जाता है। ये जो समय पीरियड है ये मौर्य राजवंश का समय पीरियड माना जाता है। अगर हम माइनस करके देखें तो कुल 137 वर्ष तक जो है ना मौर्य राजवंशों ने शासन किया था। कुल 137 वर्षों तक मौर्य राजवंशों ने शासन किया था। मौर्य राजवंशों के प्रांतों की बात करें तो जो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे थे तो देखा जाए 4 थे। और प्रारंभिक दौर पे अशोक के टाइम पे देखा जाए तो तब भी 4 थे। जब वो कलिंग को जीत लेता है तो 5 हो जाते हैं। तो मौर्य जो चंद्रगुप्त मौर्य था, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे 5 थे, लेकिन जब कलिंग अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेता है तो प्रारंभिक दौर में जो अशोक के टाइम पे थे मौर्यकालीन प्रांत वो 4 हो जाते हैं। लेकिन अंततः जब अशोक जीत लेता है तो मौर्य साम्राज्य के प्रांत 5 पुनः हो जाते हैं। तो मौर्य साम्राज्य कुल 5 प्रांतों पे विभाजित था। उसका शासन प्रशासन कैसे चलता था हम लोग आज के क्लास में देखेंगे। मौर्य समाज का जो पीरियड, मौर्य काल का समय पीरियड जो है वो 300 बीसी से लेके 185 बीसी है। मौर्य प्रशासन पढ़ने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि सबसे पहले इतिहास में जो है ना स्रोत महत्वपूर्ण होते हैं। कि किसी भी चीज को जानने से पहले इतिहास में स्रोत सबसे महत्वपूर्ण साधन होते हैं, क्योंकि इतिहास स्रोतों के ही माध्यम से लिखा गया होता है। तो अगर हम स्रोतों की बात करें कि मौर्यकालीन इतिहास जानने के महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, तो मौर्यकालीन इतिहास जानने के सबसे महत्वपूर्ण स्रोत जो है वो चाणक्य का अर्थशास्त्र है, इसके बाद मेगस्थनीज का इंडिका है, और अशोक के अभिलेख हैं, और शक शासक थे बुद्धदामन, उनके जूनागढ़ अभिलेख हैं। ये प्रमुख हो जाते हैं। इसके अलावा अन्य भी हैं जैसे कि NBPW हो जाएंगे, और बड़े सिक्के हो जाएंगे, मूर्तियाँ हो जाएंगी। ये सब भी साधन है जानने के इतिहास को। लेकिन प्रशासन को मुख्य रूप से जानने के जो साधन है वो यही है। ये चाणक्य की जो किताब है उनका नाम है अर्थशास्त्र, और मेगस्थनीज की जो बुक है उसका नाम है इंडिका।
चाणक्य अर्थशास्त्र फर्स्ट नंबर पे, फिर मेगस्थनीज की इंडिका, फिर अशोक के अभिलेख हो जाएंगे। अशोक के अभिलेख तो इतने महत्वपूर्ण हैं कि अशोक के लगभग अभिलेखों से पता चल जाता है कि उसका प्रशासन कैसा था। वो अपने धौली और कलिंग अभिलेखों में वो कैसे प्रशासन के प्रति व्यवहार रखता है, कैसे जनता के प्रति व्यवहार रखता है, वो आम शब्दों में बताता है। तो अशोक के अभिलेखों से भी प्रशासन के बारे में बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त हो जाती है। जैसे दो इतिहासकार हैं, देवदत्त और रामकृष्ण भंडारकर महोदय, तो ये दो ऐसे इतिहासकार हैं, देवदत्त और रामकृष्ण भंडारकर महोदय। ये अशोक का इतिहास अशोक के अभिलेखों के आधार पे ही लिख डाला है, इतने पर्याप्त हैं अशोक के अभिलेख। इसके बाद शक शासक है रुद्रदामन। शक शासक रुद्रदामन का जो अभिलेख है वो है जूनागढ़ अभिलेख। ये है 150 एडी का है, ये 150 एडी का है, लेकिन इसमें मौर्य वंश के जानने के साधन मिलते हैं। तो जो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है ये 150 एडी का है, लेकिन इसमें मौर्य राजवंशों की क्या जानकारी मिलती है। तो इसमें मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य के समय पे गिरनार वाले क्षेत्र में, गुजरात के गिरनार वाले क्षेत्र में इसके एक प्रांतीय गवर्नर रहते हैं। जैसे इससे पता चलता है कि जो गवर्नर नियुक्त करते थे चंद्रगुप्त मौर्य के समय पे, वो जरूरी नहीं था कि उसके परिवार के ही मेंबर हैं। तो जो गिरनार के क्षेत्र का गवर्नर था वो पुष्यगुप्त वैश्य था। तो पुष्यगुप्त वैश्य के समय पे एक सुदर्शन झील का निर्माण किया गया था। तो उस सुदर्शन झील का निर्माण जो किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के समय पे, पुष्यगुप्त वैश्य के समय किया गया था। फिर पुनः अशोक के समय पे उसी क्षेत्र में तुषास्क गवर्नर नियुक्त किया जाता है गिरनार क्षेत्र। अगर हम बात करें मैप की, तो मैप में अगर देखने का प्रयास करें, ये है भारत का मैप। अगर बात करें, ये मगध की राजधानी हो जाएगी। ये जो वाला प्रांत है ये वाला प्रांत, ये गिरनार प्रांत है। यहाँ के शासक जो नियुक्त किए जाते हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय पे पुष्यगुप्त वैश्य नियुक्त किए जाते हैं, जिनके टाइम पे सुदर्शन झील का निर्माण किया जाता है। और पुनः उसके बाद अशोक के टाइम पे यहाँ का शासक जो नियुक्त किया जाता है वो तुषास्क नियुक्त किया जाता है। और आगे के कालों में जो गुप्त वंश के शासन काल में पुनः इसको स्कंदगुप्त के काल में, फिर रुद्रदामन के काल में इसका बांध टूट जाता है, तो इसके बांध का पुनः निर्माण किया जाता है। स्कंदगुप्त के काल में इसके बांध को पुनः निर्मित किया जाता है। वहां पे चक्रपालित की मदद से एक विश्वरूप प्रतिमा स्थापित की जाती है। ये जो जानकारी मिलती है वो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। तो ये जो गिरनार वाला प्रशासन है, इस प्रशासन के बारे में जो जानकारी मिलती है ये रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। ये हो गई, ये मुख्य स्रोत है प्रशासन जानने के। तो स्रोत में सबसे महत्वपूर्ण अर्थशास्त्र है, मेगस्थनीज की इंडिका, अशोक के अभिलेख और रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है। अब प्रशासन की बात करें कि प्रशासन की इकाई कैसे थी, तो अगर हम आज के समय की बात करें, इतने बड़े प्रशासन की बात करें, तो आज जैसे अगर हमारे प्रशासन की बात करी जाए तो पहले सेंट्रल लेवल पे होती है, फिर स्टेट लेवल पे होती है, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है, फिर विलेज लेवल पे होती है। तो ऐसे ही प्रशासन कुछ मौर्य काल में था। तो ये सब व्यवस्था जो ली गई है ये कहीं ना कहीं मौर्य साम्राज्य या आने जो पिछले हमारे प्रशासक थे उनके शासन से ही उठाई गई व्यवस्थाएं हैं। जैसे कि अभी हम लोग देखेंगे हमारा जो संविधान है एकात्मक की ओर झुका संघात्मक है। तो कुछ ऐसा ही प्रशासन मौर्य साम्राज्य में ही देखने को मिलेगा कि सत्यों का विकेंद्रीकरण पाया जाएगा, लेकिन जो लास्ट डिसीजन रहता है वो राजा का ही रहता है। तो आज भी भारत में ये है कि कहीं ना कहीं जब आकस्मिक टाइम आता है तो सारी शक्तियां राष्ट्रपति के पास हो जाती हैं। तो ऐसी व्यवस्था कुछ मौर्य प्रशासन में भी थी। अगर हम बात करें जैसे कि प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं कि पहले तो केंद्र लेवल पे शासन होता है, केंद्रीय लेवल पे जो चुने जाते हैं वो चुने जाते हैं, राष्ट्रपति चुने जाते हैं, पीएम चुने जाते हैं। फिर राज्य लेवल पे बात करें तो हमारे सीएम चुने जाते हैं, राज्यपाल चुने जाते हैं। फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल और
ब्लॉक लेवल पे बात करें तो ब्लॉक प्रमुख मुखिया चुने जाते हैं, फिर प्रधान चुने जाते हैं या मुखिया चुने जाते हैं। तो ऐसे ही प्रशासन मौर्य साम्राज्य का था। अगर हम सीढ़ी की बात करें कि कैसे, तो पहले केंद्र लेवल पे शासन होता था, उसके बाद प्रांत, प्रांत जैसे कि आज के स्टेट केंद्र हो जाएगा, आज की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, प्रांत जो आज की स्टेट गवर्नमेंट है। जैसे प्रांत जो होते हैं, स्टेट जो होते हैं, उन स्टेटों को मंडल में बांट दिया जाता है। अभी तो जो है सिस्टम वो जिला, जो स्टेट रहते हैं उनको मंडल में बांट दिया जाता है। तो ऐसे ही जो प्रांत रहते थे उनको मंडल में बांट दिया जाता था, और जो मंडल रहते थे उनको स्थानीय में बांट दिया जाता था, और स्थानीय को दौड़मुख में बांट दिया जाता था, और दौड़मुख को खारवटिक में बांट दिया जाता था, और खारवटिक को संग्रहण में बांट दिया जाता था, और संग्रहण को ग्राम में बांट दिया जाता था। ये सबसे लास्ट इकाई हो जाती है ग्राम। तो मौर्य प्रशासन की सबसे छोटी इकाई पूछी जाए तो हो जाएगा ग्राम, और सबसे बड़ी इकाई पूछी जाए तो हो जाएगा केंद्र। एक बार फिर से देख लेते हैं। तो प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई केंद्र, केंद्र को किस में बांटा गया, तो प्रांत में बांटा गया, और प्रांत को किस में बांटा गया, तो मंडल में बांटा गया। मंडल को किस में बांटा गया, मंडल को स्थानीय में बांटा गया, और स्थानीय की बात करें किस में बांटा गया, तो स्थानीय को दौड़मुख में बांटा गया, और दौड़मुख की बात करें तो दौड़मुख को खारवटिक में बांटा गया, और खारवटिक को किस में बांटा गया, तो संग्रहण में बांटा गया, और संग्रहण को किस में बांटा गया, तो ग्राम में बांटा गया। ये प्रशासन की इकाई हो गई। इस स्टेप से शासन होता था टॉप लेवल से लेके ग्राम स्तर तक, आम जनता तक। अगर हम बात करें इसमें, तो इसका प्रमुख राजा होता था, इसका प्रांतपति रहता था, ये ऐसे शासन होते थे। तो ये पूछा जाता, मिलाने के लिए आ जाता है। जैसे स्थानीय की बात करें तो स्थानीय जो रहता था प्रमुख, वो 800 गांव का प्रमुख रहता था। 800 गांव को मिला के स्थानीय बनाया जाता था। स्थानीय जो है ना वो 800 गांव का प्रमुख रहता था, और जो दौड़मुख था वो 400 गांव का प्रमुख था। दौड़मुख 400 गांव का प्रमुख था, 400 गांव का प्रमुख था। और खारवटिक जो था ना, ये 200 गांव का प्रमुख था। खारवटिक जो बनाया जाता था वो 200 गांवों का बनाया जाता था। खारवटिक मतलब कि अगर खारवटिक संस्था है तो मतलब वो 200 गांव की संस्था है। और जो संग्रहण है, संग्रहण ये 10 गांव का समूह होता था। संग्रहण 10 गांव का समूह होता था। ये जो ग्राम लेवल पे है, ग्राम लेवल पे 2 प्रमुख रहते थे। पहला तो ये ग्रामीण रहता था, ग्रामीण। दूसरा वृद्धा परिषद रहती थी। जो गांव के बड़े मुखिया बूढ़े रहते थे उनकी एक परिषद रहती थी, तो उनके निर्णय भी मान्य रहते थे। तो सबसे नीचे वृद्धा परिषद या ग्रामीण सजाने के लिए, अभी क्रम सजाने के लिए मिल सकता है, ग्रामीण भी मिल सकता है, और ग्रामीणी भी मिल सकता है, या वृद्धा परिषद मिल सकता है। तो सबसे निम्न स्तर पे ग्राम, टॉप लेवल पे केंद्र, ये हो गया। और ये सजाने के लिए पूछ लेता है। स्थानीय जो है ना, ये 800 गांव का समूह है, और दौड़मुख जो है ना, ये 400 गांव का समूह है। खारवटिक 200 गांव का समूह है, और संग्रहण जो है ना, ये 10 गांव का समूह है। ये हो गई इसके जो ना ढांचा एक प्रशासन का समझने का। हम लोग आज पढ़ लेंगे, केंद्र लेवल का पढ़ लेंगे। उसके बाद हम लोग एक जो प्रमुख अधिकारी हैं आज की क्लास में उसको पढ़ लेंगे। फिर इसके बाद सैन्य प्रशासन, गुप्तचर व्यवस्था देख लेंगे, और लास्ट में हम लोग को अर्थव्यवस्था देख लेंगे मौर्यकालीन। प्रशासन का जो सबसे पहला स्टेप है वो है केंद्र। तो सबसे पहले हम केंद्र को देख लेते हैं। केंद्र में कौन कौन आता है, तो सबसे पहले ये स्टेप है हमारा केंद्र। केंद्र में कौन कौन आता है, तो केंद्र में राजा आता है, युवराज आता है, मंत्रा आती है, परिषद आता है, नौकरशाही आती है, नगर प्रशासन आता है, राजस्व प्रशासन आता है, और सैन्य प्रशासन आता है, न्याय प्रशासन आता है, गुप्तचर प्रशासन आता है। इसके अलावा कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका का जो प्रमुख रहता था वो केंद्र का टॉप कौन रहता था, तो राजा रहता था। तो जैसे कि आज के टाइम पे कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका का जैसे प्रमुख
जैसे अभी के टाइम पे तो हमारी न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया है, लेकिन उतनी टाइम पे तीनों का जो प्रमुख रहता था, लास्ट निर्णय जो मान्य रहता था वो रहता था राजा का रहता था। तो यहाँ पे राजा निरंकुश थोड़ा सा हो जाता है कि यहाँ पे राजा किसी भी प्रकार का कानून, कार्यपालिका, विधान पालिका, प्रशासन और कार्यपालिका शक्ति, विधान पालिका शक्ति मतलब जो कानून बनाने वाली शक्ति होती है, न्यायपालिका शक्ति मतलब जो राजा न्याय करता था वो शक्ति, कार्यपालिका मतलब जो कार्य किए जाते थे, जैसे कि कोई भी जन कल्याणकारी कार्य हुआ या फिर शासन प्रशासन में कार्य जो भी कार्य किए जाते थे वो कार्य कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। जैसे कार्यपालिका का प्रमुख हमारे इतनी टाइम पे प्रधानमंत्री हैं, और विधान पालिका का जो प्रमुख है वो सांसद माना जाता है। तो विधान पालिका में कानून बनाए जाते हैं, और न्यायपालिका तो न्याय करने का काम करता है। यहाँ पे मौर्य काल में तीनों का जो प्रमुख था वो राजा होता था, और केंद्र में राजा ही सबसे महत्वपूर्ण होता था। तो केंद्र लेवल में क्या क्या आ जाता था? राजा आता था, युवराज आता था, मंत्रणा आती थी और मंत्रिपरिषद आती थी, नौकरशाही आती थी, नगर प्रशासन आता था, राजस्व प्रशासन आता था, सैन्य प्रशासन आता था, न्याय प्रशासन, गुप्तचर प्रशासन, कार्यपालिका और विधायिका और न्यायपालिका, ये सब जो अंग थे ये केंद्र प्रशासन के अंग थे। अब देखते हैं कुछ कोटेशन, जैसे कुछ शब्द प्रशासन के बारे में मेगस्थनीज ने कहा, जैसे कौटिल्य ने कहा है, उसको देख लेते हैं, इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो जैसे मेगस्थनीज कहते हैं जो राजा जो है वो महिला अंगरक्षकों से घिरा रहता था। वो कहते हैं जो ये सुरक्षा प्रशासन को लेके एक प्रकार से कहा जा सकता है कि जो ये राजा हैं, केंद्र लेवल पे जो राजा हैं, ये महिला अंगरक्षकों से घिरे रहते थे। इसके अलावा जो यहाँ पे राजा की जो है ना सुरक्षा का दायित्व पूरी तरीके से ध्यान में रखा जा रहा है कि राजा की सुरक्षा में पुरुष ही नहीं हो सकता है, कोई कूटनीति के तहत कोई महिला ही राजा पे कोई अपराध कर दे या फिर अत्याचार कर दे या फिर उसका नुकसान कर दे राजा का, तो महिला अंगरक्षकों की भी नियुक्ति थी मतलब मौर्य साम्राज्य में। इसके अलावा कहा जाता है कि मेगस्थनीज कहता है कि जो पढ़ाए तोते रहते थे, अगर उनकी कोई सभा चलती थी, राजा कहीं चलता था, तो उससे पहले उनके जो पढ़ाए तोते रहते थे वो संदेह के रूप में काम करते थे, वो मरड़ाते रहते थे, तो वो एज ए मैसेज का काम करते थे, ऐसा मैसेज मिलता है, मतलब ऐसा मेगस्थनीज कहते हैं। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण ये कथन हो जाता है कि मेगस्थनीज कहता है कि राजा जो है ना, राजा कौन हो जाते हैं? तो चंद्रगुप्त मौर्य व अशोक, बिंदुसार, ये महिला अंगरक्षकों से घिरे रहते थे। और राजा जो है ना दैवी नहीं था, ये सबसे अच्छा है, ये खुद कह रहा है, ये विदेशी शासक है, ये कह रहा है कि राजा दैवी नहीं था। कि आगे के कालों में जैसे गुप्त काल में हम लोग आएंगे तो देखेंगे वहाँ पे राजा को देवता के समान पूजा जाएगा, कि राजा जो है ना देवताओं की उत्पत्तियों की देन है। लेकिन यहाँ पे राजा को देवी उत्पत्ति का अंग नहीं माना गया है। हालांकि जैसे कि अशोक ने देवा नाम प्रिय उपाधि धारण किया, लेकिन उसका जो अर्थ लगाया जाता है वो देवताओं का प्रिय लगाया जाता है, ना कि मतलब देवताओं से उत्पन्न बताया गया है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे कि आगे के कालों में भी हम लोग देखेंगे चौहान वंश पे उत्पत्ति पे अग्निकुंड के सिद्धांत आते हैं, लेकिन इस काल में ऐसा नहीं था। मेगस्थनीज खुद कहता है कि जो मौर्य राजवंश था वो इसमें राजा देवी उत्पत्ति का अंग नहीं था। जो है ना ये कौटिल्य ने राज्य की उत्पत्ति को लेके सप्तांग सिद्धांत का सिद्धांत दिया था। तो कौटिल्य कहते हैं राजा जो है ना ये सप्तांग सिद्धांत का केंद्र था। मतलब जो राज्य के 7 अंग होते हैं उसमें सबसे टॉप पे होता है वो, उसका केंद्र बिंदु जो था वो राजा होता था। तो जैसे कि सप्तांग सिद्धांत के अंतर्गत जो राज्य के 7 अंग होते थे, राजा, आमत्य, मित्र, कोष, दंड इत्यादि जो थे, ये राज के जो 7 अंग थे
उसका जो केंद्र बिंदु था वो राजा ही था। ये कहते हैं, और ये पूछा जाता है कि ये सप्तांग सिद्धांत किसने दिया, तो ये कौटिल्य ने दिया था। राज्य के सप्तांग सिद्धांत, राज्य के 7 अंग होते हैं। इसके बाद जो ये था मौर्य साम्राज्य, ये पैतृक निरंकुश राजतंत्र था। ये पैतृक था और निरंकुश राजतंत्र था। पैतृक कैसे था कि जैसे हम लोग देखे हैं चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका बेटा ही जैसे सुसीम है, वो शासन गद्दी पे बैठा, बिंदुसार गद्दी पे बैठा, और सुसीम का बिंदुसार का बेटा सुसीम बैठा, सुसीम के बाद अशोक बैठा, अशोक का बेटा फिर जो रहता है वो बैठता है। तो यहाँ पे बाहर के लोग नहीं बैठते हैं, राजघराने के लोग ही, जो ज्येष्ठ पुत्र रहते हैं वही बैठते हैं। इसीलिए यहाँ पे पैतृक कहा गया, पैतृक निरंकुश राजतंत्र। तो यहाँ पे लोकतंत्र व्यवस्था नहीं थी, राजतंत्र व्यवस्था थी। और जो व्यवस्था थी वो निरंकुश थी, लेकिन किसी प्रकार का अपद्र नहीं होता था। राजा इतनी मनमानी नहीं करता था कि राजा को हटाना पड़े, ऐसा कुछ करना पड़े। तो यहाँ पे पैतृक निरंकुश राजतंत्र व्यवस्था जो है ना मौर्य साम्राज्य में प्रचलित थी। तो पूछा जाए राजतंत्र था कि लोकतंत्र था, तो यहाँ पे राजतंत्र व्यवस्था थी। और कैसी थी, तो पैतृक थी। वहां पे राजा का चुनाव नहीं होता था, राजा स्वयं पैतृक जो ज्येष्ठ पुत्र होता था राजा का, वही राजा बनता था। तो पैतृक निरंकुश राजतंत्र था। और राजा और प्रजा के बीच जो व्यवहार था वो पुत्रवत व्यवहार था। मतलब जैसे एक पिता और पुत्र के बीच व्यवहार होता है, वैसे ही मौर्य साम्राज्य में प्रजा और राजा के बीच व्यवहार था। तो यहाँ पे जो मौर्य साम्राज्य में राजा और प्रजा के बीच जो व्यवहार था वो पुत्रवत व्यवहार था। जैसे एक व्यवहार पिता और पुत्र के साथ होता है, वैसा व्यवहार मौर्य साम्राज्य में राजा और प्रजा के बीच था। इसके बाद जो राजा थे वो धर्म सहिष्णुता राजा थे। जितने भी राजा देखे हम लोग, अशोक को देखें, वो भी धर्म सहिष्णुता राजा था। बिंदुसार था, वो भी अलग धर्म का था। चंद्रगुप्त मौर्य था, तो स्टार्टिंग में वो हिंदू धर्म का था, लेकिन लास्ट में आते आते उन्होंने जैन धर्म ग्रहण कर लिया। अशोक तो खुला शब्दों में ही कहता है, अपने 11वें 12वें और 7वें शिलालेख में कहता है कि सभी धर्मों की इज्जत करनी चाहिए। तो 7वें में कहता है और 11वें में कहता है मेरे अधिकारी ब्राह्मण को ना सताएं। 11वें बृहद स्तंभ लेख में कहता है अशोक की मेरे अधिकारी ब्राह्मण को ना सताएं, क्योंकि वो बौद्ध धर्म को फॉलो कर रहा था। तो इसमें जितने मौर्य राजवंश में शासक होते हैं वो सब धर्म सहिष्णुता शासक होते हैं। इसके बाद जो है ना वो जन कल्याणकारी शासक थे। तो इसके जो ये था मौर्य राजवंश, वो पैतृक निरंकुश राजतंत्र था फिर भी, लेकिन राजा और प्रजा के बीच जो पुत्रवत व्यवहार था, धर्म सहिष्णुता था और जन कल्याणकारी था। मतलब जन कल्याणकारी मतलब है कि हर प्रजा का कल्याण करने का कोशिश हर स्तर से राजा करता था। इसके बाद राजा के कार्य देखें कि राजा क्या कार्य करता था, राजा के प्रमुख कार्य क्या थे। तो राजा के अगर हम कार्यों की बात करें कि राजा के प्रमुख कार्य क्या थे, राजा क्या कार्य करता था, अगर हम आज के टाइम पूछे मुख्यमंत्री के क्या कार्य हैं, राष्ट्रपति के क्या कार्य हैं, तो वैसे राजा के क्या कार्य थे मौर्य काल में। तो राजा के जो मुख्य कार्य थे वो आमत्य की नियुक्ति करना और निष्कासन करना। अगर आमत्य अच्छा नहीं है तो उसको निकाल भी देना। यहाँ पे आमत्य की नियुक्ति भी करता है, अगर आमत्य अच्छा नहीं है तो उसको निष्कासन भी कर देता है। इसके बाद न्याय करना, जनता को कानून बनाना और समस्त व्यवस्थाओं को देखना, साम्राज्य की जितनी भी व्यवस्थाएं हैं उनको देखना। तो प्रमुख कार्यों में आमत्य की नियुक्ति करना और उनको हटाना, और प्रजा को न्याय दिलाना, कानून बनाना, और इसके अलावा समस्त व्यवस्थाओं जो समाज की समस्त व्यवस्था होती थी उनको देखना, ये राजा के कार्य होते थे। इसके बाद कौटिल्य कुछ कहते हैं प्रशासन के बारे में कि राजा जो है ना वो 8-8 घंटे, कौटिल्य कहते हैं राजा के कार्यों को लेके कहते हैं राजा को 8-8 घंटे बांट कर काम करना चाहिए। जैसे कि 24 घंटे का दिन होता है तो राजा को 8-8 घंटे बांट के काम करना चाहिए। ऐसा कौन सा सलाह दे रहा है,
तो कौटिल्य अपने अर्थशास्त्र में राजा को सलाह दे रहा है कि राजा को 3 शिफ्टों में बांट के अपना काम करना चाहिए 8-8 घंटे। तो राजा को कौटिल्य सलाह दे रहा है कि राजा को 8-8 घंटे दिन को बांट के 3 शिफ्टों में काम करना चाहिए। और राजा गुप्त जो ये कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कहा गया है कि राजा स्वयं कहता है कि गुप्तचरों की पहुंच जो है ना वो हर टाइम राजा के पास होनी चाहिए। यह कौटिल्य अपने अर्थशास्त्र में कहता है कि जो गुप्तचर हैं उनकी पहुंच राजा के पास हर एक टाइम होनी चाहिए। राजा जैसे कहीं भी रहे, राजा उद्यान में रहे, भोजन पे रहे, शयन पे रहे, कहीं पे भी रहे, एनीवन किसी भी जगह पे रहे, राजा मतलब उद्यान में है, भोजन पे है, शयन में है, या फिर कहीं घूम रहा है, टहल रहा है, किसी भी एनीवन जगह पे है, लेकिन गुप्तचरों की जो पहुंच हर टाइम रहेगी तो गुप्तचर प्रजा की हर एक सुख दुख से अवगत करा पाएंगे हर एक टाइम। तो ये कहने का मतलब है कौटिल्य साहब का कि जो जब प्रजा गुप्तचर राजा से हर टाइम मिल पाएंगे तो हर एक सिचुएशन को वो बता पाएंगे, अपडेट करा पाएंगे प्रजा की सूचनाओं के। अगर घंटा 2 घंटा वेट ही करना पड़ेगा, जैसे कि अब कोई गुप्तचर आया है, राजा शयन कक्ष में है, अब उसको दोपहर में आया है, शाम में कह रहा है राजा शाम में आएंगे, तो उसको 5-6 घंटे का गैप हो जा रहा है, 2-4 घंटे के बाद तब तक कोई विद्रोह हो जा रहा है, तो ऐसी घटनाएं होने की संभावनाएं रहती। तो इस वजह से कौटिल्य ये सजेशन दे रहा है कि राजा को 3-3 घंटे काम बांट के करना चाहिए और राजा की पहुंच गुप्तचरों की पहुंच राजा के पास हर टाइम होनी चाहिए, एनीवन कहीं भी राजा रहे। इसके बाद जो केंद्र है ये